आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का नवा भाग लेके आ रहे हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कलिकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो यह स्थापित किया गया था वास्को डिगामा के द्वारा। अब देखिए, इस एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत कब आया, तो वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। 1498 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डिगामा भारत में मतलब कि अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाया, तो 1500 में। इसके अलावा पूछा जाता है कि वास्को डिगामा किस देश का था, तो यह एक पुर्तगाली था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कि वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पे उतरा, तो ये उतरा केरल यानी कि कलिकट में। तो इस तरह एक ही क्वेश्चन से आपको लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित की, तो ये इन्होंने लोगों ने लगाया मूसलीपट्टनम में। और डच ने अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1605 में। ये भी कई बार पूछा गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये था थॉमस स्मिथ। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब भारत में कब आई, तो ये आई थी लगभग 1600 के करीब, लेकिन इसने अपनी फैक्ट्री लगाई सूरत में 1613 में। और ये जहांगीर का कार्यकाल था। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, और उसी समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी कंपनी सूरत में लगाई। देखिए, वहाँ पे कंपनी का मतलब एक वेयर हाउस था। वेयर हाउस का मतलब ये है कि वहाँ पे आप स्टोर रूम कह सकते हैं। वहाँ पे बाहर से सामान आते थे उनके देश से, और वहाँ पे इकट्ठा किया जाता था, बाद में वहाँ से बेचा जाता था। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि सामान बन रहे थे। आगे बढ़ें तो अगला है किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो ये था हॉकिंस। और आपको याद हो तो इसने परमिशन लेने आया था, लेकिन इसको परमिशन नहीं मिली थी, तो जहांगीर ने इसे खान कहा था। तो ये था हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं तो 1998 में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पे उतरा था। देखिए, अभी ये क्वेश्चन आ गया, हमने अभी आपको बताया। तो ये उतरा था कलिकट में। कलिकट मतलब कि केरल में। इसने अपनी जो फैक्ट्री है कलिकट में ही लगाई 1500 में। पुर्तगाली था, ये आपको याद रखना है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? देखिए, क्वेश्चन आ गया, तो ये था पुर्तगाल का। पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कहाँ का था, कब आया, और इसने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। वह अंग्रेज अधिकारी सम्राट जिसको सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, तो ये सर थॉमस रो। और आप देखेंगे कि 2 अंग्रेज आए थे। एक हॉकिंस था जिसको कि परमिशन नहीं मिली, इसको परमिशन नहीं मिली, लेकिन जब दूसरा आया अंग्रेज जिसका नाम था सर थॉमस रो, इसको जहांगीर ने कंपनी लगाने की परमिशन दे दी, जो कि एक राजा के रूप में सबसे बड़ी गलती थी। और यही गलती जाके आगे पूरे देश को एक मतलब गुलामी के प्रथा में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। आप देखेंगे कि ये जो पुर्तगाली हैं भले ही भारत में अंग्रेजों से बहुत पहले आ गए, क्योंकि अंग्रेज आए थे लगभग 1600 में, पुर्तगाली आ गए लगभग 1500 में, मतलब कि 100 साल पहले आ गए। 100 साल पहले एक लंबा टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये पुर्तगाली कभी भी पूरे भारत पे कब्जा नहीं कर पाए, कभी भी। और यहाँ पे इतनी आसानी से कब्जा इसलिए कर लिया गया क्योंकि यहाँ के राजा आपस में लड़ रहे थे। तो ये पुर्तगाली पूरे भारत पे नहीं कब्जा कर पाए क्योंकि इनकी सेना मजबूत नहीं थी। फिर भी ये लोग गोवा, दमन और दीव इस तरह के जो समुद्र के किनारे वाले जो छोटे छोटे स्टेट थे उन पे आसानी से कब्जा कर लिया। और उससे आसानी से कब्जा करने का कारण ये था कि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत पावरफुल थी। आप देखेंगे कि अंग्रेजों के आने के बावजूद भी ये लोग गोवा और दमन दीव को नहीं छोड़े, मतलब कि अंग्रेजों ने बहुत कोशिश किया फिर भी ये लोग गोवा छोड़ के नहीं गए। तो इस तरह इनकी नौसेना बहुत पावरफुल थी, और यही कारण है कि ये लोग भारत के आज़ाद होने के बाद भी टिके रहे।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत कब आज़ाद हुआ तो आपका उत्तर होगा 1947 में, 1947 में। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि गोवा कब आज़ाद हुआ तो गोवा आज़ाद हुआ 1961 में। मतलब कि आप देखेंगे कि ये लोग, मतलब इनकी नौसेना इतनी पावरफुल थी कि 100 साल पहले आने के बावजूद भले ही पूरे देश पे कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन जो समुद्र के किनारे वाले स्टेट थे उन पे कब्जा कर लिया और गोवा को आज़ाद कराया गया 1961 में। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। अगला है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली यानी कि या फिर स्वाली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, के स्थान पे हराया था। तो ये अंग्रेज था थॉमस बेस्ट। जब से अंग्रेज आए तब से अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच हमेशा युद्ध होता गया और हमेशा अंग्रेज मतलब कि पावरफुल होके उभरे। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार कर लिया था? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह पहला पुर्तगाली था जिसने गोवा पे कब्जा किया और ये कब्जा रहा 1961 तक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। देखिए कई होते हैं, एक वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो इसमें केवल गवर्नर जनरल पूछा गया है, ये था वारेन हेस्टिंग्स। इस तरह जो भी गवर्नर जनरल और वायसराय हैं उनके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे, तो आप उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगला है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये थे पुर्तगाली। मतलब कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार तो अगर आपको याद हो केबीसी में एक साल जब केबीसी 5 करोड़ के लिए हुई थी, मतलब कि जो केबीसी होता है कौन बनेगा करोड़पति, ये पहले शुरुआत में 1 करोड़ के लिए हुआ करती थी। बाद में जिस साल ये 5 करोड़ के लिए हुई उसी साल एक व्यक्ति थे बिहार के, उनसे 5 करोड़ के लिए यही सवाल पूछा गया था कि कौन सी देश है या फिर किस देश के जो लोग थे वो पहले आए और बाद में गए। तो यही लोग थे पुर्तगाली। ये लोग देखें आप 1498 में ही आ गए थे और गए 1961 में। अगला है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? जो तात्कालिक कारण उस समय कर्नाटक युद्ध हुए थे, कर्नाटक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों इसी तरह पुर्तगालियों के बीच में युद्ध हुआ करते थे। तो ये जो कर्नाटक युद्ध था ये अंग्रेजों और फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांसीसी थे, उनके बीच हुआ। तो वहाँ पे जो अंग्रेज थे ये फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिए थे और इसीलिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ। आप देखेंगे कि जब से मतलब अंग्रेज आ गए ये फ्रांसीसियों पर भी भारी पड़े, पुर्तगालियों पर भी भारी पड़े, डचों पर भी भारी पड़े, मतलब कि सब पे भारी पड़ते गए और यही कारण था कि ये लोग लगभग पूरे भारत पे लगभग में कब्जा कर लिए थे। उस क्षेत्र की पहचान करिए जहाँ पर यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये है बिहार। आज का बिहार नहीं, ये बिहार पहले बड़ा हुआ करता था। इसमें उड़ीसा और ये जो झारखंड है इस तरह के क्षेत्र भी शामिल थे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? तो यह स्थापित की सूरत में। और किसने परमिशन दिया? तो जहांगीर ने। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर। आप देखेंगे कि अकबर 1556 से राज करना शुरू किया 1605 तक। 1605 से लेकर के 1600 करीब 25 या फिर 27 तक जहांगीर ने राज किया। तो इसी ने परमिशन दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी और इसने टॉमस रो को परमिशन दिया था। टॉमस रो को, ये भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वो कौन था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। अब दीवानी का मतलब क्या है? दीवानी का मतलब कि ये टैक्स वसूलने वाला जो काम था ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। एक तरह से आप जीएसटी के जैसा समझ सकते हैं, जो भी टैक्स था सभी अंग्रेज वसूल रहे थे और उसमें से कुछ हिस्सा राजा को दिया जा रहा था। अगला है कि बंगाल की फैक्ट्रियों में एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह शहर कौन सा है? तो यह है हुगली। हुगली है ये बंगाल का। और एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। मुंबई, जो कि हम मुंबई को द्वीपों का शहर कहते हैं। अगर आप मुंबई गए तो देखेंगे कि मतलब कितना ऊंच, मतलब कि उबड़ खाबड़ है वहाँ पे। तो ये द्वीपों का शहर है। अगला है कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब कि जो युद्ध लड़े गए थे, तो पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध और बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था।
आगे बढ़ते हैं तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या फिर नहीं? तो नहीं, पुर्तगालियों ने 1499 में कब्जा नहीं किया था। आप देखेंगे कि 1498 में भले पुर्तगाली वास्को डिगामा यहाँ पे आ गया था, लेकिन ये लोग उसी समय कब्जा नहीं कर पाए। ये 1500 में अपनी फैक्ट्री लगाए और इन्हें कब्जा करने में 10 से 12 साल लग गए थे। तो 1499 वाली बात सही नहीं है। तो चलिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप अपना उत्तर भी हमें कमेंट करके बताते रहें। तो भारत की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की 1498 में। आप हमें कमेंट करके बताइए। आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की, यह आपको कमेंट करके बताना होगा। अगला है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त कर रही थी? तो ये था जहांगीर, और जहांगीर के बारे में अभी हमने बताया। तो जहांगीर ने परमिशन दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और पहली फैक्ट्री लगाई गई थी सूरत में 1613 में। कई बार लोग 1600 कहते हैं, लेकिन ये गलत है। 1600 में बस अंग्रेज आए थे, इनको परमिशन मिली, बाद में इनको फैक्ट्री लगाते लगाते 1613 हो गया था। आगे बढ़ते हैं तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये था अकबर। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाऊ है, और आप देखेंगे कि पहली नज़र में आपको ये क्वेश्चन गलत लगेगा। इसमें है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो ये था अकबर। यहाँ पे पूछा गया लंदन में, कि मतलब कि लंदन में जब वो कंपनी बनी थी, तो देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी थी, और ये जब अकबर इंडिया में राज कर रहा था, मतलब कि 1556 से लेके 1605 के दौरान, इसी दौरान बन गई थी। अब इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाने का कारण ये था कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल कर रही थी ब्रिटिश में, मतलब कि लंदन में, उसने एक कंपनी बनाई, और इस कंपनी का काम ये था कि ये बस व्यवसाय करे, व्यापार करे। तो ये कंपनी वहाँ पे पहले बन गई, और इस कंपनी ने अलग अलग देशों में जा कर के अपनी जो एक शाखा बनाना शुरू किया, वहाँ के राजाओं से परमिशन ले करके। जब ये कंपनी इंडिया में आई, उस समय जो अकबर था ये मर चुका था, इसका बेटा राज कर रहा था, नाम था जहांगीर, और इससे परमिशन लिया गया। जो कि पहले ये जो विलियम हॉकिंस आया था उसको परमिशन इसने नहीं दिया, लेकिन जब सर टॉमस रो आया, तो इसको परमिशन दे दिया जहांगीर ने, और यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया की कंपनी लग गई। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पे लगाया? तो ये भी लगाया गया था सूरत में। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सूरत में या फिर कलिकट में सब कारखाना यहाँ पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं, समुद्र के किनारे? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जो इनको सामान लाना था वो समुद्र के द्वारा ही लाना था। तो अगर उस समुद्र के आसपास रहेगा तो वहाँ पे सामान शिफ्ट करने में आसानी होती थी। इसलिए आप देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे वो कलकट में लगाए, जो वो भी समुद्र के किनारे है। जो फ्रांसीसी है ये भी सूरत में लगाए, ये भी समुद्र के किनारे है। अंग्रेज भी सूरत में लगाए, ये भी समुद्र के किनारे है। अगला है कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये था बांडीवास का युद्ध, हुआ था 1760 में। देखिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई युद्ध हुए, और कई युद्ध होने के कई कारण थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कारण बाहर के देशों के होते थे, जैसे कि ये दोनों कंपनी अमेरिका में रूल कर रही थी उस समय, तो वहाँ पर अगर कोई मामला हुआ इन दोनों कंपनी में तो वहाँ का झगड़ा यहाँ पे उभर जाता था, और यहाँ पे अंग्रेज हमेशा से पावरफुल थे। तो इस तरह कई बार युद्ध हुआ, और जो 1760 का युद्ध हुआ जिस समय कि अमेरिका लगभग आज़ाद होने वाला था, वहाँ पर फ्रांसीसियों की यहाँ पे बुरी तरह हार हुई और अंग्रेजों की सर्वोच्चता बरकरार हो गई। कई बार आप देखेंगे कि जो इनके बीच युद्ध हुआ वो यहाँ के कारणों से भी हुआ था, जैसे कि एक राजा है, उसका एक बेटा है, राजा का एक भाई है, उसका एक बेटा है, राजा की हो गई मृत्यु। तो होता क्या था कि राजा की मृत्यु के बाद जो अंग्रेज थे इसका साथ ले लिए, जो फ्रांसीसी थे इसका साथ ले लिए, मतलब कि एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। उसके बाद अंग्रेज कहते थे कि चलो तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फ्रांसीसी बोले तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा तो तुम ही को बनना चाहिए।
अंग्रेज इसको राजा बनाना था, अंग्रेज और ये इनको राजा बनाना चाहते थे। अब इसी राजा बनाने के चक्कर में ये आपस में इनको झगड़ा कर देते थे। आपने सुना होगा अंग्रेजों की ये जो नीति थी, झगड़ा करा के जो लोग थे वो मर जाते थे, वहाँ पे अंग्रेज अपना राज स्थापित कर लेते थे। तो कई बार यहाँ के लोकल मामलों में भी इंटरफेयर करने के कारण भी इनके बीच युद्ध हुआ। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर दीजिए। आपको लाइक करने का बटन वीडियो के नीचे मिल जाता है और आपके लाइक से ही पता चलता है कि आपको यह वीडियो कितने हद तक पसंद आ रही है। और आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें और भी सुधार किया जा सकता था, और अगर किया जा सकता था तो क्या सुधार किया जा सकता था, ये कमेंट करके बताइए। अगला है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीन लिया था? तो ये थे बीजापुर के सुल्तान। बीजापुर के जो सुल्तान थे, मतलब जो यहाँ के राजा थे, उनसे अल्बुकर्क ने छीन लिया 1510 में। और 1512 में जो पुर्तगाली थे यहाँ पे अपना राज स्थापित कर दिए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 1498 में यह स्थापित हो गई। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, ये इंडिया में नहीं है, ये इंडिया में नहीं है, कहीं नहीं लिखा गया है कि इंडिया में स्थापित हुई थी। ये करीब 1500 के आसपास ये वहाँ पे स्थापित हुई थी पुर्तगाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ये भी हुई थी लंदन में, क्योंकि आप देखेंगे कि 1556 से लेकर 1605 तक तो अकबर ही राज किया था। तो अकबर ने परमिशन दिया नहीं और 1600 में ये स्थापित की गई। तो यह स्थापित की गई थी लंदन में ही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो ये हुई थी 1602 में। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको परीक्षा में परेशान कर सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इनके फैक्ट को अच्छे तरीके से जानिए। अगला है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये था वास्को डी गामा। आपने सुना होगा कि भारत की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा के द्वारा। तो क्या मतलब कि भारत उससे पहले नहीं था? तो ऐसा नहीं है, भारत उससे पहले भी था और उससे पहले भी यहाँ पे राजा हुआ करते थे, सब कुछ था। बस क्या था कि बाहरी दुनिया से भारत का कनेक्ट कोई नहीं था। बाहरी दुनिया से कनेक्ट हुआ 1498 में, खोजा गया वास्को डी गामा के द्वारा और ये समुद्री मार्ग था। तो चलिए आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से अच्छे से देखा होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता पाएंगे। वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पे आया? सबसे पहले किस स्थान पे आया था वास्को डी गामा? ये आपको कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। कुछ ही लोग हैं जो मतलब गिने चुने लोग हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि वो लोग कमेंट करते हैं, बाकी 4000 5000 लोगों में से कोई कमेंट नहीं करता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट किया करिए। अगला है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी कहलाता है, इसकी समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी पेरिस के संधि से। जब भी कोई युद्ध होता था तो उसके बाद एक संधि होती थी, तो ये पेरिस की संधि थी जो कि तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई। 17 मई 1998 को वास्को डी गामा कलिकट में उतरा, तो उसका स्वागत किया गया था किसके द्वारा? तो ये क्वेश्चन आपको बता दें कि यूपीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी से पूछा गया था ये पूछा गया था। तो इसका स्वागत किया गया था राजा जमोरिन के द्वारा, और कहाँ पे? कलिकट, जिसको कोझिकोड भी कहते हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए, राजा जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई? तो यह स्थापित की गई थी 1664 में। और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था ब्रह्म समाज के द्वारा। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। और अगर आपने सती प्रथा का नाम सुना हो, सती प्रथा का, तो इन्हीं के कहने पर जो सती प्रथा थी उसको मतलब कि बैन किया गया था। किसके द्वारा बैन किया गया था? ये कई बार पूछा गया है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा इसे बैन किया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है? तो एक ऐश्वर्यवाद का प्रचार करना ही ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य है। और मुख्यतः किसके प्रकाश से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। कब? ये भी पूछा जाता है। 1829-30, जो भी ऑप्शन होगा नज़दीक में आप टिक कर देंगे, मतलब 1829 ही है। और इसी समय ठगों पर भी रोक लगाई गई थी, क्योंकि उस समय ठग बहुत बढ़ गए थे। तो ये प्रयास किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि भारत में पुनर्जागरण के जनक कौन थे?
पुनर्जागरण के जनक। तो पुनर्जागरण के जनक थे राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं तो यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में और सबसे अंत में आए, मतलब कि कौन सबसे अंत में आया व्यापारी के रूप में, तो ये थे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई, तो ये था अकबर, क्योंकि 1600 में हुई और 1600 में इंडिया में रूल कर रहा था कौन, तो अकबर कर रहा था 1556 से 1605 तक। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन बना रहा, तो ये था गोवा। मतलब गोवा तभी भी गुलाम था। कब आज़ाद हुआ गोवा, तो गोवा आज़ाद हुआ, कमेंट करके बताइए, 1961 में। तो चलिए यहाँ से आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो गोवा की कैपिटल आप कमेंट करके बताइए, गोवा की कैपिटल कहाँ है, राजधानी कहाँ है गोवा की, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। और अगर आपको पता हो तो आप गोवा के मौजूदा सीएम का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। तो देखिए ज्योतिबा फूले थी, इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था और इन्होंने क्या किया कि जो भी मतलब कि नीची जाति के लोग थे उनकी रक्षा के लिए बहुत काम किए, ब्राह्मणों और अवसरवादी धर्म ग्रंथों से। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे फैक्ट्री लगाई, तो इन्होंने लगाया था कलिकट में। कब, 1500 में। 1717 में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी कर दिया, तो ये था फारूक सियार, जो कि इनकी बहुत बड़ी गलती थी। बाद में इनको मतलब कि इतना कम पैसा अंग्रेज देने लगे कि इनको अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। अगला है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये थे सर सैयद अहमद खान। ट्रैक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो आर्य समाज ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। लेकिन आप देखेंगे कि आज का आर्य समाज में कुछ परिवर्तन हो गया है, यहाँ पे मूर्ति पूजा चलती है। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती 1875 में, और इनकी टैगलाइन थी, मतलब कि अब टैगलाइन ही बोल सकते हैं क्योंकि आजकल तो इसे हम टैगलाइन ही बोलते हैं, तो ये था वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदास, ये इनकी टैगलाइन थी। युवा बंगाल आंदोलन मतलब कि यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे, तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना मुख्य कार्यालय कब स्थापित किया, तो ये किया था 1882 में अडयार में, 1882 में अडयार में। 1882 से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में कंटिन्यू जनसंख्या की मतलब कि कंटिन्यू जनसंख्या इसी समय से गणना होनी शुरू हो गई थी। हालांकि सबसे पहले 1871 में एक बार जनगणना की गई थी, लेकिन ये इसका डाटा नहीं रखा गया। 1882 से हमेशा हम जनगणना कर रहे हैं लगातार 10 सालों पे, और अभी पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब अगली जनगणना 2021 में होगी। अब देखना होगा कि इस समय हमारी जनसंख्या क्या हो जाती है। वैसे ये 140 के आसपास तक पहुंच जाएगी बड़े ही आसानी से। और आपको बता दें कि इस 2021 में ओबीसी जो वर्ग है इसको अलग से काउंट किया जाएगा। ये आपके लिए करंट का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम दिया, नाम था आत्मसम्मान आंदोलन। इसको चलाने वाले कौन थे, मतलब कभी ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे लेकिन बाद में उनसे अलग हो गए। उन्होंने एक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था, तो ये थे रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर ने चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। हमने आपको यही ईयर बताया है अभी आगे 2 पेज पहले। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण कौन थे, तो इनके गुरुदेव थे, और ये स्थापना इन्होंने की थी कोलकाता में। उस समय कलकत्ता था इसीलिए हमने कलकत्ता बोल दिया। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम भी आपसे पूछा जाता है, रामकृष्ण नाम था उनका, और उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन
स्थापना किया। 12 जनवरी को हर साल इन्हीं के नाम पे हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम पे। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, नेशनल यूथ डे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आज के लिए चौथा क्वेश्चन होगा, इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं? यूथ डे, आपने देखा कि नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पे, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाएगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिए और गूगल करके कमेंट करके बताइए। उससे क्या होगा कि अगर आप किसी चीज़ को खोजते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक आपके दिमाग में याद रहता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? तो ये बाजीराव सेकेंड के द्वारा किया गया था। देखिए कई बार होता क्या है कि लोग वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते हैं, जैसा कि हमने अभी तक 4 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो उनको ये लगता है कि इस कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, उससे पता नहीं चलता है कि कितना इंटरेस्ट है आपका इस वीडियो में और हम आगे की सीरीज़ के लिए क्या करें। फिलहाल आपको बता दें कि इसके कम से कम 60 पार्ट, मतलब कि ये 59वां पार्ट है, तो लगभग 60 पार्ट और स्पीडी के लगभग 40 पार्ट, कुल मिला के 100 के करीब पार्ट इस तरह की वीडियो जो वन लाइनर है अपलोड हो चुकी हैं। आपको जाना होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उन्हें देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग्स। ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। जब रॉबर्ट क्लाइव रिटायर होकर चला गया तब वारेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड बनाया गया। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो ये था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और ये जो बीजापुर के राजा थे उनसे इसने गोवा को जीत लिया था 1510 में। ये गोवा मतलब गुलाम रहा 1961 तक। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? कौन हुआ? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। अगर आप केवल एक व्यक्ति को शेयर करते हैं तो बहुत लोगों तक ये वीडियो चली जाएगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।